Dear students, in this lecture we will discuss elliptically and circularly polarized light. उसके लिए आपने क्या किया? आपने एक यूनिएक्सियल क्रिस्टल लिया जिसको आपने कट कर रखा है पैरेलल टू इट्स ऑप्टिक एक्सिस। और जब उस यूनिएक्सियल क्रिस्टल के ऊपर आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट को फोल्ड करवाते हैं नॉर्मली, तो आपको पता है कि उस केस में आपका जो बिकॉज ऑफ डबल रिफ्रैक्शन ओ रे एंड ई रे आपको मिलता है। लेकिन इस केस में जो ओ रे और ई रे हैं वो दोनों ही सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। लेकिन डिस्टिंक्शन कहाँ से आता है? डिस्टिंक्शन आता है उनकी वेलोसिटी से। जो आपका अगर आपने ले रखा है कैल्साइट क्रिस्टल, तो उस केस में आपका जो ई रे है दैट विल ट्रैवल फास्टर एज कम्पेयर टू ओ रे। और इस तरीके से आपको ओ रे और ई रे दो अलग अलग प्लेन पोलराइज्ड लाइट वेव्स आपको इस क्रिस्टल से मिलती हैं। तो क्या हम निकालना चाह रहे हैं? हम बताना चाह रहे हैं कि किसी क्रिस्टल की हेल्प से आप सर्कुलरली और इलिप्टिकली प्लेन पोलराइज्ड वेव्स को किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए आपने एग्जांपल लिया कैल्साइट क्रिस्टल का। कैल्साइट क्रिस्टल को आपने कट कर रखा है पैरेलल टू इट्स ऑप्टिक एक्सिस, मतलब जो उसका सरफेस है ना जिसके ऊपर आप लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं वो पैरेलल है उस क्रिस्टल के ऑप्टिक एक्सिस पे, सॉरी। तो उस सरफेस के ऊपर आप एक बीम को इंसिडेंट करा रहे हैं। बीम का नेचर क्या है? बीम है प्लेन पोलराइज्ड और मोनोक्रोमेटिक। तो मान लो कि लैम्डा उसका वेवलेंथ है और ए उसमें जो वाइब्रेशंस है उसका एम्पलीट्यूड है। तो जो आपका बीम है, इंसिडेंट बीम, let us suppose that linear vibrations of incident beam be such that this make an angle of theta with optic axis। कहने का मतलब ये है कि मान लो आपका जो ये बीम है जो आप फोल्ड करवा रहे हैं वो जो आपका ऑप्टिक एक्सिस है उसके साथ थीटा एंगल बनाता है। दिस इज़ योर बीम डायरेक्शन और ये आपका ऑप्टिक एक्सिस है, ठीक है। हैविंग सेड दैट, उसके बाद आप क्या कह रहे हैं? अगर आपका जो बीम पी क्यू है वो ऑप्टिक एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो आपको पता है कि आपका जो क्रिस्टल है उसके अंदर लाइट दो बीम्स में बाइफरकेट हो जाती है, एक ओ रे और एक ई रे। तो अब आप पीई जो कि आपका ई रे है उसका एम्पलीट्यूड बताएंगे। उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? सिंपली अगर पी क्यू ए है तो योर पीई विल बी ए कोस थीटा, और जो आपका ओ रे है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? ए साइन थीटा। तो इस तरीके से क्रिस्टल के अंदर दो आपकी डिफरेंट डिफरेंट रेज हैं, ई रे और ओ रे। उसके जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का जो मैग्नीट्यूड है वो आपने बता दिया। ए साइन थीटा है ओ रे के लिए, ए कोस थीटा है ई रे के लिए। अब ये जो रेज हैं ये क्या कर रही है? वाइब्रेट कर रही है, मतलब जो इसमें पार्टिकल्स हैं, जो आपका ई रे और ओ रे हैं उसमें भी कुछ वाइब्रेशन है और वो वाइब्रेशंस साइनसोइडल नेचर की हैं। लेकिन आपको पता है कि ई रे और ओ रे की वेलोसिटीज डिफरेंट है। तो अगर आपका पॉइंट ए पे, सपोज कि इफ़ आई से हेयर, अगर आपका यहाँ पे इस पॉइंट पे दोनों ही रेस, अगर आपका इस पॉइंट पे दोनों ही रेस का वेलोसिटी, सॉरी, दोनों ही रेस का जो फेस है वो सेम अगर आपने रखा, तो जब आपका क्रिस्टल से ये लाइट वेव्स निकलेंगी, ई और ओ की हम बात कर रहे हैं, जब आपका ई और ओ क्रिस्टल से निकलेगा तो उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ फेस डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका ई रे है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है ओ रे से, तो ई रे विल बी अहेड ऑफ ओ रे, जिसके कारण से कुछ फेज डिफरेंस आपके पास आएगा। मान लो कि वो डेल्टा है फेज डिफरेंस, तो ओ रे की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? ओ रे की डिस्प्लेसमेंट अगर ए साइन, लाइक डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कोई भी साइनसोइडल वेव है उसका आप क्या करते हैं? वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। इस तरीके से आप नोटेशन इसकी देते हैं। तो इसका सेम ही है, आपने ये यूज़ किया क्योंकि साइनसोइडल एक वाइब्रेशन है ये, तो इसका फॉर्म होगा ए साइन ओमेगा टी। लेकिन जो आपका ओ रे है उसके केस में एम्पलीट्यूड क्या है? ए साइन थीटा। तो यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या करेंगे? आप एम्पलीट्यूड की जगह ए साइन थीटा लिख देंगे। और ई रे, जो ई रे है उसमें एक एडिशनल फेज डिफरेंस आ रहा है डेल्टा का। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ई रे इज अहेड ऑफ योर ओ रे, जिसकी वजह से उसमें एक एडिशनल फेज डिफरेंस है। और ओमेगा क्या है? ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। जो आपका ई रे है और
ओ रे है उनमें जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो तो सेम है। डिफरेंस कहाँ पे आया? सिर्फ और सिर्फ फेज में डिफरेंस है और आपका जो एम्पलीट्यूड्स है उनमें डिफरेंस है। तो मान लो सिंप्लीफिकेशन के लिए आपने इक्वेशन नंबर 1 में ए कोस थीटा को लिख दिया ए और ए साइन थीटा को लिख दिया बी। तो जो आपका इक्वेशन 1 है वो सिंप्लीफाई होकर आप इक्वेशन 2 में जो लिखा हुआ है उस फॉर्म में लिख सकते हैं। x वुड बी ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा एंड y वुड बी बी साइन ऑफ ओमेगा टी। अब उसको आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं। क्यों सिंप्लीफाई कर रहे हैं? बेसिकली आप ओमेगा टी को रिमूव कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेप से जो यहाँ लिखा हुआ है। तो आपको सिंप्लीफिकेशन के बाद स्टेप मिल गया इक्वेशन नंबर 6 में x बाई ए माइनस वाई बाई बी कोस डेल्टा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्केयर बाई बी स्केयर साइन डेल्टा। अब इस इक्वेशन को आप दोनों ही साइड स्क्वायर करें, फर्दर सिंप्लीफाई करें, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करें, देन यू विल अराइव एट इक्वेशन नंबर 7। तो इक्वेशन नंबर 7 का जो फॉर्म है इट रिप्रेजेंट्स एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स। कैसा एलिप्स? जिसका मेजर एंड माइनर एक्सिस आर इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल, और वो एंगल क्या होगा वो डिसाइड करेगा जो फेस है डेल्टा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी क्रिस्टल प्लेट आप ले रहे हैं उस पे आपने इंसिडेंट कराई प्लेन पोलराइज लाइट, और जो एमर्जेंट लाइट है, जो लाइट उस क्रिस्टल से निकल रही है वो हमेशा ही एलिप्टिकली पोलराइज्ड है। अब ये तो उसका एक जनरल स्टेटमेंट है। अब इसके स्पेसिफिकली केसेस हम देखते हैं। फर्स्ट केस हम देखते हैं। एक और चीज़, जो आपका ई रे और ओ रे में एक एडिशनल पाथ डिफरेंस या कहें फेज डिफरेंस आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? वो क्रिएट हो रहा है क्रिस्टल के थिकनेस से। अगर आपने कम थिकनेस का क्रिस्टल लिया है तो आपका जो फेज डिफरेंस है वो कम रहा होगा। अगर आप क्रिस्टल की थिकनेस कॉन्टिन्यूसली बढ़ाते जा रहे हैं तो आपका ई रे और ओ रे में जो फेज डिफरेंस इंक्लूड हो रहा है वो भी बढ़ता जाएगा। तो आपका फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी वो डिपेंड करेगी आपने जो क्रिस्टल है, जो कैल्साइट क्रिस्टल आप स्टडी कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप इंसिडेंट बीम फॉल करवा रहे हैं, उसका थिकनेस क्या है। तो मान लो पहला केस ये है कि आपने क्रिस्टल का थिकनेस इस तरीके से ले रखा है कि उस क्रिस्टल के कारण जो आपका फेज डिफरेंस है वो 0 या फिर 2n पाई आया है। अगर मैं इसको पार्ट डिफरेंस की फॉर्म में करूं तो मान लो कि आपने इस तरीके से थिकनेस ले रखी है क्रिस्टल प्लेट की कि पार्ट डिफरेंस ई रे और ओ रे में लैम्डा है, या फिर कहीं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है। तो इस केस में आप इक्वेशन नंबर 7 को स्पेसिफाई करें क्या आएगा। तो उस केस में आप देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 7 जो कि थी इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स दैट रिड्यूस टू इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। आप इसको यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, यहाँ से आपका स्ट्रेट आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने थिकनेस अपने क्रिस्टल की इस तरीके से ले रखी है कि फेज डिफरेंस 0 हो, तो उस केस में आपका जो एमर्जेंट लाइट है वो एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगा। जो आपका इंसिडेंट लाइट था वो भी प्लेन पोलराइज था, और जो एमर्जेंट लाइट होगा वो भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट ही होगा। तो एक ऐसा क्रिस्टल जिसकी थिकनेस इस तरीके से है कि आपका फेज डिफरेंस 0 या फिर 2n पाई इंट्रोड्यूस हो ओ रे और ई रे में, उस क्रिस्टल को बोलते हैं फुल वेव प्लेट। तो फुल वेव प्लेट कैसे ध्यान रखेंगे? ऐसा प्लेट, ऐसा क्रिस्टल जिसका थिकनेस इस तरीके से हो कि ई और ओ रे में लैम्डा का पाथ डिफरेंस आए। फुल वेव प्लेट में पाथ डिफरेंस आता है लैम्डा का, या फिर कहीं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा का। सेकेंड केस में हम डिस्कस करते हैं कि आपने क्रिस्टल प्लेट इस तरीके से ली कि उसकी थिकनेस ऐसी है कि आपका ई रे और ओ रे में जो आपका फेज डिफरेंस है वो पाई या फिर 2n+1 पाई आए, या फिर पाथ डिफरेंस कहें। आपने क्रिस्टल प्लेट इस तरीके से ले रखी है, क्रिस्टल प्लेट की थिकनेस ऐसी ले रखी है कि जो आपका पाथ डिफरेंस है वो λ/2 है। तो उस केस में इक्वेशन नंबर 7 विल रिड्यूस टू दिस इक्वेशन। ये कहाँ से आई? आप सिंपली इक्वेशन नंबर 7 में कोस डेल्टा और साइन डेल्टा की वैल्यू पुट कर दिए कोरिस्पॉन्डिंग टू डेल्टा इज इक्वल टू पाई, आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब ये इक्वेशन किस चीज़ की है? ये भी अगेन एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। जो थिकनेस का क्रिस्टल आपके ई रे और ओ रे के अंदर λ/2 का पाथ डिफरेंस क्रिएट करता हो, उस क्रिस्टल प्लेट को हम बोलते हैं हाफ वेव प्लेट।
जो आपका लैम्डा का पार्ट डिफरेंस क्रिएट करता हो उसको बोलते हैं फुल वेव प्लेट। जो लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस क्रिएट करता हो क्रिस्टल प्लेट उसको बोलते हैं हाफ वेव प्लेट। अभी लैम्डा बाय 2 और लैम्डा किस किस के बीच है पार्ट डिफरेंस, ये है पार्ट डिफरेंस ई रे और ओ रे के बीच। अगर आप क्रिस्टल प्लेट की थिकनेस इस तरीके से लेते हैं कि आपका लैम्डा बाय 4 का पार्ट डिफरेंस क्रिएट करे, तो उस केस में जो रिजल्टेंट आउटपुट जो वेव आपको मिलती है, सॉरी जो रे आपको मिलती है, वो एक एलिप्स की फॉर्म में होगी। क्यों? क्योंकि आपका इक्वेशन नंबर 7 इस स्पेसिफिक केस के लिए इक्वेशन ऑफ एलिप्स में रिड्यूस हो रहा है। That means emergent light is elliptically polarized and the plate which produce it is called quarter wave plate. Quarter wave plate क्या है कि ऐसा वेव, ऐसा क्रिस्टल जिसकी थिकनेस आपने इस तरीके से ले रखी है कि एमर्जेंट ई रे और ओ रे में लैम्डा बाय 4 का 1/4, देखिए यहाँ पे देखिए 1/4 आ रहा है, तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं। तो इस तरह की प्लेट को आप बोलते हैं क्वार्टर वेव प्लेट। और क्वार्टर वेव प्लेट से निकलने वाली जो एमर्जेंट ई रे और ओ रे है वो इलिप्टिकली पोलराइज्ड है। यहाँ पे जो हाफ वेव था, हाफ वेव प्लेट और फुल वेव प्लेट थे ना, दोनों के बीच जो एमर्जेंट बीम थी वो क्या थी, प्लेन पोलराइज थी। लेकिन जैसे ही आपने बात करी क्वार्टर वेव प्लेट की, उस केस में जो एमर्जेंट आपका रेस है दोज आर इलिप्टिकली पोलराइज्ड। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें एलिप्टिकली पोलराइज तभी है जब आप एक कंडीशन और लगाते हो, जब a इज इक्वल टू व्हेन a इज नॉट इक्वल टू b का केस ले रहे हैं, उस केस में आपका एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट बीम्स आपको मिलती है प्लेट से। लेकिन सिचुएशन आप सेम रखें, आप लें पार्ट डिफरेंस पाई बाय 2 का, सॉरी पार्ट डिफरेंस ले आप लैम्डा बाय 4 का, फेज डिफरेंस ले पाई बाय 2 का, और a इज इक्वल टू बी की कंडीशन लगा दें कि मतलब आपका इक्वेशन नंबर 7 में a और b सेम है। मतलब a और b क्या थे बेसिकली, a कोस थीटा और a साइन थीटा, जो आपने एम्पलीट्यूड से आपके ई रे और ओ रे के अगर वो सेम है, उस केस में आपका जो रिजल्टेंट वाइब्रेशंस आएंगी प्लेट से बाहर वो क्या होंगी, सर्कुलरली पोलराइज्ड होंगी। क्यों? क्योंकि उस केस में आपका इक्वेशन नंबर 7 will reduce to this equation, and what is it? It is simply equation of a circle जिसका रेडियस है a, और a क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन किसका, इस केस में e और o दोनों ही रेस का सेम है, वो कितना है, a। अगर आप थिकनेस उस प्लेट की इस तरीके से लेते हैं कि वो प्लेट ई रे और ओ रे के बीच पाई बाय 4 का जो फेज डिफरेंस है वो इंक्लूड कर देती है, तो उस केस में भी आपका जो आउटपुट रेज हैं, जो आपकी इमर्जेंट रेज हैं, वो इलिप्टिकली पोलराइज्ड होंगी। तो आपको पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि किस केस में किस तरीके की आउटपुट बीम्स आपको मिल रही हैं। जो सर्कुलरली पोलराइज्ड है वो सिर्फ एक केस में है, उस केस में कंडीशंस क्या हैं, केस 4 में स्पेसिफाइड है वो। तो इलिप्टिकली पोलराइज्ड और सर्कुलरली पोलराइज्ड, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है कि व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और देखिए जब भी आप लाइट बीम्स की बात करते हैं ना, तो आप लाइट बीम, अगर मैं मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात करूँ तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी है, लेकिन ये थ्योरी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की अराउंड बिल्ड करी गई है। तो जब भी आप बात करेंगे पोलराइजेशन की या फिर कहेंगे वाइब्रेशंस की बात करेंगे, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं। तो when the vibration of electric field vector are elliptical having a constant period but takes plane in a plane perpendicular to direction of propagation, और इस केस में मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड का और डायरेक्शन का, जो आपका एम्पलीट्यूड है वो चेंज होता है मैग्नीट्यूड में भी एज वेल एज डायरेक्शन में भी। लेकिन सर्कुलरली पोलराइज लाइट में ऐसा नहीं होता, जो आपका मैग्नीट्यूड है एम्पलीट्यूड का वो तो रहेगा सेम, लेकिन डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहेगी। और आपका द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर सर्कुलर हैविंग कांस्टेंट पीरियड, लेकिन वो भी दे आर टेकिंग प्लेस इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, जो आपका प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है उससे परपेंडिकुलर प्लेन में वाइब्रेशंस हो रही हैं। ये आपका 4 डिफरेंट केसेस हैं, ये आपको बस पता होना चाहिए कि अगर आपका फेज डिफरेंस 0 to पाई के बीच है तो आपका लेफ्ट हैंडेड इलिप्टिकली पोलराइज्ड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अगर पाई टू 2 पाई के बीच है तो राइट हैंडेड,
अगर π/2 या फिर 3π/2 है तो सर्कुलरली पोलराइज्ड, लेकिन कंडीशन क्या है, A इक्वल टू B होना चाहिए। तो जो आपका मैग्नीट्यूड्स है ई रे और ओ रे का वो सेम होना चाहिए, उस केस में सर्कुलरली पोलराइज्ड मिलेंगे। और आपका जब लैम्डा पाई और 2π होगा उस केस में आपको मिलेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट वेव्स।